गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के फर्स्ट पेपर न्यूमेरिकल एनालिसिस की सेकेंड यूनिट की आज अपन लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि अपना रहेगा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। ठीक है, अपन जो पहले पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन अर्थात संख्यात्मक अवकलन। अब अपन डिस्कस करेंगे संख्यात्मक समाकलन। अब देखिए, अपन संख्यात्मक अवकलन जब पढ़ रहे थे तब उसके अंतर्गत अपन ने क्या कहा था, दो मेथड पढ़े थे। एक तो अपन ने पढ़ा था इंटरपोलेशन की सहायता से। इंटरपोलेशन की सहायता से जो भी आपके पास में गिवन डेटा थे उन डेटा को आपने बहुपद में कन्वर्ट किया था और फिर उस बहुपद का अपन डिफरेंशिएशन करके उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू रखते थे। ठीक है, और सेकंड मेथड अपन ने पढ़ा था ऑपरेटर्स मेथड। ठीक बात। अब यहां पर अपन क्या करेंगे, अपने पास में जो ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, पहले तो अपन ये देखते हैं। देखिए, कभी कभी ऐसे इंटीग्रेशन आ जाते हैं अपने पास में, जैसे मैं लिख लेता हूं इंटीग्रेशन ओवर 0 से पाई बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ sin x dx, या फिर आपके पास इंटीग्रेशन ओवर 0 से 4 लगा लो, 2 लगा लो, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये जब इस प्रकार के इंटीग्रेशन आ जाते हैं तो इसकी वैल्यू निकालना देखिए बहुत ही टेढ़ा काम है। कभी कभी ऐसे इंटीग्रल आ सकते हैं जैसे अपन उसका जनरल प्रोसीजर से वैल्यू नहीं निकाल पाते, और यदि वैल्यू निकाल भी लेते हैं तो उसमें एरर आ जाती है या फिर अपन उसके सही मान तक नहीं पहुंचते हैं। तो इस प्रकार के जो इंटीग्रेशन होते हैं, इन इंटीग्रेशन को, जो कि डेफिनेट इंटीग्रल होने जरूरी है, एक बात ध्यान खोल के सुनना कि ये जो इंटीग्रल है ये डेफिनेट होने जरूरी है, अर्थात किसी निश्चित लिमिट के मध्य इनका मान ज्ञात करना हो। तो इस प्रकार के इंटीग्रेशन को यदि अपन न्यूमेरिकल प्रोसीजर से सॉल्व करें तो अपन आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, इसलिए इसकी रिक्वायरमेंट पड़ी। अब इसके अंतर्गत अपन क्या प्रोसीजर अपनाएंगे और इसकी डेफिनेशन क्या है। तो अपन ने क्या कहा था कि आपके पास जो इंटीग्रेशन होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, इंटीग्रेशन ओवर a से b f ऑफ x dx। क्योंकि मैं कह रहा हूं निश्चित समाकलन है, अर्थात ये कुछ निश्चित सीमाओं के मध्य बाउंडेड है। अब ये f ऑफ x है, ये अपन को पता है ये क्या कहलाता है, इंटीग्रैंड कहलाता है। इंटीग्रैंड या समाकल जिसको आप हिंदी में बोलते हो। अब इस इंटीग्रैंड की अपन को वैल्यू गिवन होगी, जैसे अपन न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में करते थे उसी प्रकार अपने पास में f ऑफ x की वैल्यू, जिसको अपन इंटीग्रैंड कहते हैं, इसकी वैल्यू, और वैल्यू कैसी होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। इनके संख्यात्मक मान का एक सेट दिया होगा, समुच्चय दिया हुआ होगा, जो कि अपने पास में टेबल के रूप में आता है इस प्रकार। ये मान लीजिए f ऑफ x है, f ऑफ x की वैल्यू आपके पास है 1 2 3 4, ऐसा ही आपके पास एक सेट गिवन होगा। किसका होगा, यहाँ पर अपन f ऑफ x को क्या बोलेंगे, इंटीग्रैंड बोलेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन के अंतर्गत आ रहा है तो इंटीग्रैंड बोलेंगे, समाकल्य। तो इस समाकल्य के जो संख्यात्मक मान का जो सेट है, इस सेट का अपन क्या करेंगे, उचित अंतर्वेशन। उचित अंतर्वेशन का मतलब क्या, अपन जो टेबल गिवन है इस टेबल से अपन बहुपद बनाएंगे, और बहुपद कैसे बनाएंगे, उचित अंतर्वेशन या आपके पास में प्रॉपर इंटरपोलेशन फॉर्मूले की सहायता से। अब मैंने प्रॉपर क्यों बोला है, प्रॉपर इसलिए बोला है क्योंकि ये देखिए जो टेबल है वो इक्वल इंटरवल में भी आ सकती है, अनइक्वल इंटरवल में भी आ सकती है, और यदि इक्वल इंटरवल में है तो वैल्यू कौन सी पूछी है, ऊपर से पूछी गई है, नीचे से पूछी गई है या मिड में पूछी गई है, ये सब मैं बता चुका हूं। जिसमें अपन न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड, न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड, सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, और अनइक्वल के लिए लैग्रेंज और न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं, जिसका अपन न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में भी प्रयोग किया और यहाँ पर भी प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे तब अपन देखते जाएंगे कि न्यूटन ग्रेगरी कैसे अप्लाई करेंगे और बैकवर्ड फॉरवर्ड। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए मैं न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फॉर्मूला ले लिया, अब उसको पहले क्या करेंगे, इंटरपोलेशन फॉर्मूला की सहायता से बहुपद में कन्वर्ट करेंगे, और उस बहुपद का अपन डिफरेंशिएशन के अंतर्गत क्या करते थे, डेरिवेटिव निकालते थे। लेकिन यहाँ पर अपन क्या करेंगे, जो भी बहुपद आएगा
उसको यहाँ रखेंगे और निश्चित सीमाओं के मध्य समाकलन करके एक उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे, सन्निकटन मान निकालेंगे। अप्रोक्सीमेट क्यों निकालेंगे? क्योंकि देखिए जब मैं न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला लिखूंगा तो वो तो आपके पास में n पद तक चलता जाता है, ठीक है। कभी कभी आपके पास में इतने टर्म ज्यादा हो जाता है कि अपने लिखने पॉसिबल नहीं होते, तो अपन क्या करते हैं, जो बहुत ही वैल्यू छोटी होती है अर्थात हायर डेरिवेटिव, उसको अपन क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो थोड़ी बहुत एरर की वजह से अपन उसको क्या बोलते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। मैं जब क्वेश्चन करूंगा तब आपको बताऊंगा कि यहाँ पर किस प्रकार नेग्लेक्ट करते हैं। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या आ गई। अब अपन आते हैं डेफिनेशन में कि संख्यात्मक समाकलन वो विधि है जिसमें समाकलनीय अर्थात इंटीग्रैंड f ऑफ x कि संख्यात्मक मानों के लिए गए समुच्चय। मैंने अभी कहा आपको f ऑफ x का एक गिवन सेट होगा, मैंने थ्योरी बता दी, लेकिन फिर भी अपन एक बुक की परिभाषा देख लेते हैं। से निश्चित समाकलन इंटीग्रेशन ओवर a से b f ऑफ dx की मान अप्रोक्सीमेट ज्ञात करते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना कि जब ये प्रक्रिया अपने एक वेरिएबल वाले फलन के रूप में प्रयुक्त होती है। एक वेरिएबल का मतलब क्या है कि जैसे आपके पास में फंक्शन आ गया y f ऑफ x, यहाँ पर वेरिएबल कितना है, एक ही वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट और एक ही डिपेंडेंट है। तो एक वेरिएबल वाले फलन के समाकलन के रूप में प्रयुक्त होती है, अर्थात इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ x के रेस्पेक्ट में ही हो तो उसको अपन कहते हैं क्षेत्रफलन या क्वाड्रेचर। अपन को एरिया निकालने के लिए अपन इंटीग्रेशन का प्रयोग करते हैं, अर्थात एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के अंतर्गत अपन क्वाड्रेचर पढ़ते हैं, ठीक है। जब ये दो वेरिएबल का फंक्शन होगा तो उसको अपन संख्यात्मक समाकलन के नाम से ही जानते हैं। अब मेरी बात सुनिए, तो भी डेफिनेशन। अब इसका जनरल फॉर्मूला मैं एक डेराइव करूंगा आपको, फिर आप बाद में अपन स्टैंडर्ड भी लेंगे, लेकिन जैसे मैंने डिफरेंशिएशन के अंतर्गत भी एक जनरल लिया था उसी प्रकार यहाँ मैं इंटीग्रेशन के अंतर्गत एक जनरल फॉर्मूला डिराइव करूंगा जिसको अपन बोलेंगे सामान्य क्षेत्रफलन सूत्र। अब देखिए मैं इसको थोड़ा हटा देता हूं ताकि आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए अपना टॉपिक है समदूरस्थ मतलब इक्विडिस्टेंस, समदूरस्थ कोटियों हेतु। कोटियों को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में कोटियां बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनेट्स, अर्थात y एक्सिस पे जो पॉइंट होते हैं उनको, और x एक्सिस पे होते हैं उसको बोलते हैं भुज। समदूरस्थ कोटियों के लिए क्षेत्रफलन सूत्र, क्षेत्रफलन सूत्र, क्योंकि मैं एक ही वेरिएबल का प्रयोग कर रहा हूं इसलिए यहां क्वाड्रेचर यूज कर रहा हूं, ठीक बात। तो ये अपन को यहां पढ़ना है। अब मेरी बात सुनिए, क्वाड्रेचर फॉर्मूला फॉर इक्विडिस्टेंस ऑर्डिनेट, ठीक है। यहां लिख लेता हूं मैं, जनरल सामान्य कह सकते हो, जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला फॉर इक्विडिस्टेंस ऑर्डिनेट, फॉर इक्विडिस्टेंट for equidistance ordinates, ठीक बात। अब अपन देखते हैं, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक टेबल कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। अब टेबल कंसीडर करने का मतलब क्या है कि माना मैं पहले आपके पास एक इंटीग्रेशन ही मान लेता हूं, माना एक इंटीग्रेशन आई है जिसकी लिमिट है a से b f ऑफ x dx, ठीक है। वेयर f ऑफ x क्या है, y बराबर f ऑफ x है, एक वेरिएबल का फंक्शन है, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करता हूं, x के कुछ मान लेट करता हूं, मैं टेबल के रूप में लेट इसलिए कर रहा हूं कि आपको लैंग्वेज लिखने की कम जरूरत पड़े। ये x है, इसमें x के कुछ वैल्यूज जो कि इक्विडिस्टेंस, मैंने क्या कहा है, समदूरस्थ, अर्थात उनके मध्य जो अंतर होगा वो फिक्स होगा। मान लीजिए पहली वैल्यू x नॉट है, दूसरी वैल्यू आपके पास में x नॉट प्लस h है, तीसरी वैल्यू आपके पास में x नॉट प्लस 2h है, और इस प्रकार अपन यदि बढ़ेंगे तो अपने पास में लास्ट की वैल्यू आएगी x नॉट प्लस nh। अब देखिए यहाँ पर टर्म कितने हो गए, h2s n और
एक n+1 पद हो गए। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर मैं जितने भी भागों में विभाजित करता हूँ उस भाग से पदों की संख्या एक अधिक होगी। कैसे होगी देखिए, अब इसको बराबर भागों में विभक्त करेंगे तो n भाग हो गए, लेकिन पद कितने होंगे? एक। यहाँ से n से स्टार्ट करें, 1 2 3 या n तक, और एक ही n+1 पद होंगे। ठीक बात। अब मेरी बात सुनिए, ये क्या है? x की समदुष्ट मान है। अब इसके संगत जो कोटियां हैं, इनके संगत जो कोटियों के मान है वो है y0। ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, अपन क्या यूज करेंगे? x0 प्लस h को कभी कभी अपन x1 भी लिखते हैं और इसको x2 भी लिखते हैं। ठीक है। इसका मैं नया नाम x1 भी दे सकता हूँ, इसको x2 भी कह सकता हूँ, और इसका मैं नया नाम xn भी दे सकता हूँ। ठीक है। तो इसको मैं लिखूंगा y(1), इसको लिखूंगा y(2), और ये आपके पास में हो गया y(n). अब मेरी बात सुनिए, ये तो क्या हो गए? ऑर्डिनेट्स के मान होंगे उनके संगत वेरिएबल के। ठीक है। अब देखिए, अपन क्या करेंगे? परास को n बराबर भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है। परास जो कि रेंज है आपके, परास को n भागों में विभाजित करने पर ठीक है, तथा प्रत्येक भाग की या अंतराल की प्रत्येक भाग की चौड़ाई है वो आपके पास में, या जिसको कह सकते हैं प्रत्येक इंटरवल की जो लंबाई है वो आपके पास में क्या है? n है। ठीक है। क्योंकि भाई देखिए x0 प्लस h, इसमें से मैं ये घटा हुआ h बचेगा, इसमें से ये घटा हुआ h बचेगा, मतलब प्रत्येक भाग। देखिए अपन एक ज्योमेट्री समझते हैं। मान लीजिए ये आपके पास में कोई पॉइंट है, ये कोई कर्व है y f(x). ठीक है। इसका एक पॉइंट ये है जिसको अपन कहेंगे x0, और एक पॉइंट ये है जिसको कहेंगे अपन x0 प्लस nh। ठीक है। और ये आपके पास में कर्व है, ये x एक्सिस है। देखिए बात समझने की कोशिश करना, हालांकि ये क्वाड्रेचर में अपन पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में, लेकिन फिर भी एक बार देखते हैं। तो ये आपके पास में एक रीजन है, और इस रीजन का अपन को एरिया निकालना है y। हालांकि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? एरिया फाइंड आउट करना। तो y बराबर f(x) कर्व है जो कि एक निश्चित सीमा x अक्ष और x अक्ष पर स्थित दो ऑर्डिनेट कोटि x0 और x0 प्लस nh के मध्य जो भी परिबद्ध क्षेत्र है उसका एरिया है। अब मैं क्या करता हूं? इनको n बराबर भागों में विभक्त करता हूं। अब मेरी बात सुनिए, एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया, तीसरा भाग ये हो गया, चौथा भाग ये हो गया, और इस प्रकार आपके पास चलते हुए टोटल n भाग हो गए। अब आप कहोगे कि यहाँ पर यदि मैं पॉइंट दर्शाता हूँ, ये x0 प्लस h, x0 प्लस 2h, तो पॉइंट तो n+1 है, लेकिन देखिए जब दो पॉइंट है 1 और 2, तो उनके मध्य एक अंतराल बड़ा है, और मैं 3 पॉइंट कंसीडर करता हूँ। मान लीजिए ये पॉइंट आपके पास में x0 प्लस h है, और ये पॉइंट है x0 प्लस 2h। तो देखिए इन दो पॉइंट के मध्य जो डिफरेंस है वो आपके पास में h का है, इनके मध्य भी h का है। तो जब दो पॉइंट आए तब उनके मध्य आपके पास में अंतराल 1 आया है, और जब अपन 3 पॉइंट कंसीडर करेंगे तो आपके पास में 2 परास आ रही है। अर्थात जब n+1 भाग होंगे तब उसको n बराबर भागों में विभक्त कर सकते हैं। अब मेरी बात सुनिए, इस रीजन का अपन क्या करेंगे? पर्टिकुलर इंटीग्रेशन करेंगे। यहां से यहां तक के लिए पहले यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, और फिर डेफिनेट प्रॉपर्टी का प्रयोग करते हुए इनका सब सम करेंगे तो ये पूरा एरिया आ जाएगा। ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, अपन क्या करते हैं? यहाँ पर अपने पास में इंटीग्रेशन आ गया ये। अब मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि अपन जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला निकाल रहे हैं वो न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड को लेकर निकाल रहे हैं। ठीक है। देखिए न्यूटन ग्रेगरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र से, अंतर्वेशन सूत्र से क्या वैल्यू आती है? देखिए मैं u के टर्म में निकाल रहा हूं, y of u इक्वल टू y0 प्लस u डेल ऑफ y0 प्लस u minus 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल
डेल स्क्वायर वाई नॉट प्लस u minus 1 u minus 2 upon 3 factorial del cube y naught and so on, where जहां पर आपके पास में आपको पता होगा कि u का मान है वो x में क्या रिलेशन होता है, x minus x naught upon h होता है। अब मेरी बात सुनिए, अपन इसका क्या करना है, ये एक अप्रोक्सीमेट पॉलिनोमियल है क्योंकि ये तो n तक चलेगा इनफाइनाइट तक, तो अपन क्या करेंगे कुछ निश्चित टर्म लेंगे, ठीक है। तो ये जो आपके पास में न्यूटन अगर ग्रेगरी फॉर्मूला है, इसका अपन इंटीग्रेशन करेंगे यूजिंग दिस क्वाड्रेचर फॉर्मूला, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो आपके पास में i है, i बराबर क्या है, इंटीग्रेशन आवर a से b f of x dx, यहाँ पर इंटीग्रेशन आवर। अब मैंने कहा है एक बात और सुन, x नॉट को मैं क्या मानता हूँ, a मानता हूँ। पहला टर्म में लोअर लिमिट है उसको मैं a कंसीडर कर रहा हूं और हायर टर्म को मैं कंसीडर कर रहा हूं b, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ a से b f of x dx, क्योंकि मैंने इतना इंटरवल लिया है और x नॉट से x नॉट प्लस ns के मध्य मुझे समाकलन ज्ञात करना है, तो अपर लिमिट क्या हो गई, x नॉट प्लस ns, जिसको अपन b कंसीडर कर रहे हैं। तो ये हो गया आपके पास में x नॉट प्लस ns और लोअर लिमिट हो गई x नॉट, और ये हो गया y of x dx, क्योंकि मैंने कहा था y इक्वल टू f ऑफ x है। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ पर जो ये फंक्शन है या इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन की तरह ही x का फंक्शन है और x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो पहले मुझे इसको u में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वरना ये जो न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला ये x के टर्म में लिखो। तो मैं आपके पास में पहले ही बोल चुका हूँ डिफरेंशिएशन के अंतर्गत कि मैं प्रत्येक क्वेश्चन आपको u की तरह से करवा रहा हूँ, x की तरह से मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं करवाया। और इंटीग्रेशन में भी अपन पहले u का मान निकालेंगे और फिर u से करेंगे ताकि अपना क्वेश्चन है वो इजी और शॉर्ट हो जाए। अब देखिए मैं x को u में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो मेरी बात सुनिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, u बराबर x माइनस x नॉट अपॉन h। मैं देखता हूँ सिंस u बराबर x माइनस x नॉट अपॉन h, तो du का मान क्या हो जाएगा भाई, आपके पास है 1 अपॉन h इंटू dx, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि जो dx का मान है वो आपके पास में आ गया h इंटू du। तो मैं dx की जगह ये ले सकता हूँ और x की जगह क्या आएगा, इंप्लाइज दैट मैं x की जगह क्या लिख सकता हूँ, x नॉट प्लसhu, x नॉट इधर आ गयाhu। अब मेरी बात सुनिए, ये लिमिट भी x की है तो अपन को लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। तो देखिए जब x बराबर x नॉट तो u का मान क्या होगा भाई, x नॉट माइनस x नॉट अपॉन h बराबर 0, और जब x बराबर x नॉट प्लस nh तो u का मान आपके पास में क्या आ गया भाई, x नॉट प्लस nh माइनस x नॉट अपॉन h, x नॉट से x नॉट कैंसिल आउट, h से h कैंसिल आउट, तो ये आ गया n। तो लोअर लिमिट u की क्या आ गई 0 और अपर लिमिट क्या आ गई n। तो ये जो इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन देखिए इस प्रकार कन्वर्ट हो गया, इंटीग्रेशन आवर 0 टू n y ऑफ x को मैं यदि u में कन्वर्ट करूं तो x नॉट प्लस su और dx की जगह आपके पास में h इंटू du, ठीक है, ये इंटीग्रेशन आ गया। अब मैं y ऑफ x नॉट प्लस su क्या होता है, y ऑफ x या y ऑफ x नॉट प्लस su आपके पास में ये रहा, ठीक है। अब मैं इसकी वैल्यू रखते हुए इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूं क्योंकि u के टर्म में इंटीग्रेशन आ गया। अब मैं इसको साफ कर रहा हूं, आपने लिखा नहीं हो तो पहले इसको लिख लीजिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन की तरह ही अपन एक एक टर्म क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए अपने पास में जो इंटीग्रेशन आएगा i का मान, या आप ऐसे कह सकते हो कि इंटीग्रेशन आवर x नॉट से x नॉट प्लस nh और आपके पास में y ऑफ x dx का मान इंटीग्रेशन आवर आपके पास में 0 टू n, ठीक है। और ये देखिए h बाहर आ गया, अब ये h मैं बाहर लिख रहा हूं, ठीक है। अब एक बात ध्यान देना, यहाँ पे आपके पास में ये जो मैंने कहा था अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है क्योंकि इसके अपन बहुत ही कम टर्म लेंगे, बहुत सारे टर्म होते हैं, इसलिए मैं यहाँ एक सिंबल यूज करूंगा आपके पास में कि लगभग, इसका मतलब होता है कि ये वैल्यू इसके लगभग बराबर, लगभग का मतलब है कि पॉइंट में बहुत कम डिफरेंस आएगा, बाकी एक्यूरेट है लेकिन थोड़ा पॉइंट में डिफरेंस आएगा।
और देखिए क्या वैल्यू आएगी अपने पास में, h मैंने बाहर ले लिया और ये तो ये वैल्यू आएगी आपके पास में y0 प्लस u डेल ऑफ y0 प्लस u माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर y0 प्लस u माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल और ये हो गया डेल क्यूब y0 एंड सो ऑन। ठीक है, और ये हो गया आपके पास में du। अब मैं इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करूं तो अपने पास में वैल्यू आएगी देखिए h और ये वैल्यू आ जाएगी क्या आएगी, देखिए मेरी बात सुनिए, यहाँ y0 को मैं u के रेस्पेक्ट में करूंगा तो u डेल y0 प्लस u स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, सॉरी 2 नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ u स्क्वायर बाई 2 डेल y0 प्लस यहाँ क्या होगा u स्क्वायर, तो u स्क्वायर को अपन करेंगे तो ये क्या आएगा आपके पास में देखिए u क्यूब अपॉन 3 माइनस u, तो ये हो गया u स्क्वायर अपॉन 2 और ये हो गया आपके पास में डेल स्क्वायर y0 अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये समझ में आया है भाई? अरे इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा u स्क्वायर माइनस u, इसका इंटीग्रेशन u को अपॉन 3 और u स्क्वायर बाय 2 और अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये u स्क्वायर माइनस u हो गया और इसको मल्टीप्लाई करेंगे u माइनस 2 से तो ये हो गया आपके पास में u क्यूब माइनस क्या वैल्यू आ रही भाई u स्क्वायर और माइनस का 2u स्क्वायर और प्लस का 2u, तो क्या वैल्यू आ रही u क्यूब माइनस 3u स्क्वायर प्लस का 2u और इसका इंटीग्रेशन करेंगे u की पावर 4 अपॉन 4 माइनस u क्यूब प्लस u स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गई प्लस का u की पावर 4 अपॉन 4 माइनस u क्यूब प्लस u स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि भाई 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट और ये हो गया आपके पास में डेल क्यूब y0 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब मेरी बात सुनिए, अपन इसको थोड़ा हटा देते हैं नीचे से ताकि अपना काम इजी हो जाए। अब मेरी बात सुनिए, अपन क्या ले रहे हैं इस इंटीग्रेशन की वैल्यू h इंटू, ठीक है। अब बात सुनिए, ये जो इंटीग्रेशन है मैं यहाँ थोड़ा सा इसको कॉमा डाल के लिख लेता हूँ। ये इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन आवर a से b और आपके पास में f ऑफ x dx। ठीक है, या फिर ये देख लो बात ये की। अब देखिए मैं जब लिमिट क्या है 0 से n में, 0 से n है ना, तो ये वैल्यू आ गई, पहला टर्म आ गया आपके पास में n इंटू डेल्टा y0, सॉरी अपन ने मिस्टेक की है बेटा, यहाँ देखिए यहाँ डेल्टा नहीं आएगा, यहाँ सिर्फ n y0 आएगा। तो ये हो गया देखिए n ऑफ y0 प्लस n स्क्वायर बाई 2 डेल्टा y0 प्लस n क्यूब अपॉन 3 माइनस n स्क्वायर अपॉन 2 इंटू डेल स्क्वायर y0 अपॉन 2 फैक्टोरियल और प्लस आपके पास में n की पावर 4 अपॉन 4 माइनस n क्यूब प्लस n स्क्वायर और ये हो गया आपके पास में डेल की पावर 3 y0 प्लस 3 फैक्टोरियल। और ये कहां तक जाएगा भाई आपके पास, आपको पता है n+1 पदों तक। ठीक है, तो ये आपके पास में जो फॉर्मूला है जिसको मैं इक्वेशन 1 लिख रहा हूं, ये है आपके पास में जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला, आपके पास में सामान्य क्षेत्रफल सूत्र जो कि समदुष्ट कोटियां, समदुष्ट कोटियों का मतलब क्यों है, क्योंकि मैंने न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला यूज किया है और वो इक्वल डिस्टेंस या इक्वल इंटरवल के लिए लगता है। ठीक है, तो ये आपके पास में आ गया, इसको बोलते हैं, ये सामान्य क्षेत्रफल सूत्र कहलाता है, यह सामान्य क्षेत्रफल सूत्र कहलाता है। अब मेरी बात सुनिए, ये सामान्य तो आ गया, इसको सामान्य क्यों कहते हैं, क्योंकि इसी को बेस बनाकर अपन स्टैंडर्ड फॉर्मूला निकालेंगे जिसमें सिम्पसन है, सिम्पसन वन थर्ड है, ट्रेपजॉइडल है और वेडले है। ठीक है, ये 4 साइंटिस्ट आए थे, 2-3 और है, लेकिन अपने यूनिवर्सिटी के सिलेबस में सिर्फ 4 फॉर्म ही हैं जिसमें अपन ट्रेपेजॉइडल, सिम्पसन वन थर्ड, सिम्पसन 3/8 और वेडले के फॉर्मूले को पढ़ेंगे और सब डिराइव कहां से करेंगे, इसी फॉर्मूले से। n का मान 1 पुट करके मैं ट्रेपेजॉइडल निकालूंगा, n का मान 2 पुट करके सिम्पसन वन थर्ड, n का मान 3 पुट करके सिम्पसन 3/8
और वेल्डले के लिए मैं इनका मान 6 पुट करूंगा। तो देखिए एक बार अपने फॉर्मूला वेरीफाई कर लेते हैं ताकि अपना कंफर्म हो जाए। n y नॉट प्लस n स्क्वायर बाई 2 डेल्टा y नॉट प्लस n क्यू अपॉन 3 माइनस n स्क्वायर बाई 2 राइट है अपना, ठीक है। तो ये आपके पास में सामान्य क्षेत्रफल सूत्र है और इसी को आधार मानते हुए अपन नेक्स्ट फॉर्मूले डिराइव करेंगे।